Hello everyone, welcome to Bluinder Live YouTube channel. Today we will discuss about CAPF 2019 के एग्जाम के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे इस पेपर के अंदर उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको अगर नहीं पता तो इसी बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने 2011 से लेकर 2019 तक के मैथ के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन के ऊपर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो जो बच्चे मेरे साथ पहली बार इस मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो आप इसको यहाँ पे बलविंदर लाइव को यूट्यूब के ऊपर तो सर्च करके इसको ज्वाइन करोगे और साथ ही साथ आप टेलीग्राम के ऊपर भी इसको सर्च करके आप मेरे चैनल के अंदर ऐड हो सकते हैं। क्लियर, जिसके अंदर आपको मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है वहां पर सबसे पहले उसका लिंक आपको दिया जाता है। और दूसरा, वहां पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, मान लो आपको कोई डाउट है तो आप वहां पे अपना कोई मैथ का डाउट या रीजनिंग का डाउट सेंड करके अपना डाउट का सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको थोड़े टाइम के अंदर वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो सारे बच्चे सबसे पहले तो ये कि आप अगर वो नहीं पता किसी को तो ये वाले चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करें। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर इस बार कैलेंडर से पूछा गया था 2019 के अंदर। तो जो भी बच्चा आप में से सीएपीएफ की तैयारी में लगा हुआ है तो कैलेंडर का टॉपिक आप कभी मिस नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 1 आवर का ये टॉपिक होगा। अगर आप कहीं से भी स्टडी करते हो तो ये 1 आवर के अंदर अंदर आपको यूट्यूब के अंदर कहीं से भी इसको आप पढ़ के इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने सिर्फ ये बात सीखनी है कि कैलेंडर को इंटरलिंक कैसे किया जाएगा। ठीक है, काफी बच्चों को कोड याद करने पड़ते हैं, लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको यहाँ पे रिपीट करूंगा और कैलेंडर के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा, जिससे कि अगर मान लो कि 2020 के अंदर कोई अगर नया क्वेश्चन बना तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, पूरा का पूरा कभी कैलेंडर टॉपिक नहीं पढ़ रहे, जितना सा बताऊंगा सिर्फ उतना सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर के ऊपर आपके पास टोटल जो 365 दिनों का एक ईयर होगा और एक ईयर होता है हमारे पास 366। इसके अंदर 366 ईयर वाले को 29 फेब से हम इंटरलिंक कर देते हैं कि इसके अंदर 29 फेब आता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो 29 फेब 4 ईयर के बाद आएगा, 4 साल के बाद आता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, लीप ईयर बोल देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर 29 फेब यहाँ पे नहीं आता, इसको बोलेंगे 29 फेब आपके इसके अंदर नहीं आता, तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, नॉन लीप ईयर बोल देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, जैसे कौन सा पता चलेगा कि किसके अंदर ये आएगा और ये नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा, जो भी ईयर है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट अगर तो 4 से डिवाइड हो गए तो वो ईयर आपका यहाँ पे लीप ईयर होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 2016 लिख दूं, लास्ट के 16 आपके 4 के डिविजिबल हैं तो ये आपका लीप ईयर होगा, और अगर ये नहीं होते तो वो आपका नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, एक छोटी एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे 1987 और यहाँ पे ले लेते हैं 1984। आपको पता चल गया कि 84 87 से यार 87 क्या होगा हमारे पास यहाँ पे नॉन लीप ईयर, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा और ये आपका डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट भी पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, लाइक आपसे कोई भी दिन पूछ ले जाए, इफ टुडे, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इफ टुडे इज मंडे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो आफ्टर दिस डेज 60, 75 या फिर 365 डेज, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, नॉन लीप ईयर। इफ टुडे इज मंडे आफ्टर 365 डेज आपका कौन सा डेज आएगा। ठीक है, तो याद रखना आफ्टर वाले को हमेशा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा, रिमेंबर दैट जितना रिमाइंडर आएगा उसकी बात की जाती है। ठीक है, जितना रिमाइंडर आएगा हम उसको यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर ऐड करने के बाद। मंडे के अंदर कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो ये वाला दिन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली ट्यूसडे हो जाएगा। समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं पता चला तो इसको एक बार आप फिर से नोट कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आपको मैं सीधा उस क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इफ टुडे इज मंडे तो आफ्टर 366 डेज, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे लीप ईयर, तो जब मैं 366 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा और 2 आप इस मंडे में ऐड कर दोगे तो ये वाला दिन कौन सा हो जाएगा आपका, वेडनेसडे हो जाएगा। कहानी क्लियर है, ये दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को क्या मैं इस बार इसको फिर से आपको रिपीट करके बता दूं, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 जनवरी 2013 को मान लो कि मेरे पास यहाँ पे मंडे था, अज्यूम कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे, इफ दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू मंडे, तो आपसे पूछ ले जाए बताओ कि 1 जनवरी 2014 को क्या होगा। तो आप सबको पता है कि यार ये मंडे है
और ये आपके पास नॉन लीप ईयर है, यहाँ पर भी आपका नॉन लीप ईयर आ गया, तो बीच में 29 फेब तो आएगा नहीं अगर मैं 30 से 14 में जाऊंगा, ठीक है, तो बीच में लीप ईयर आएगा नहीं। इट मीन यहाँ पर आपके पास कितने की क्रॉसिंग होगी, टोटल 365 की, तो ऑटोमेटिकली कितना ऐड होगा, यहाँ पे एक ऐड होगा, और अगर एक ऐड होगा तो ये वाला नंबर कौन सा निकल के आएगा, ट्यूसडे। अगर ये नंबर ट्यूसडे होगा तो इससे पीछे वाला दिन जिसको हम 31 ऑफ दिसंबर बोल देते हैं, तो 2013 का अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर, एक दिन इसके पीछे वाला होगा, वो कौन सा होगा, वो ऑटोमेटिकली मंडे ही आ जाएगा। क्या सम हम यहाँ पे, क्या सर हम यहाँ पे 364 को हम कर सकते हैं आफ्टर, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे 364 को 7 से डिवाइड करोगे, जीरो रिमाइंडर आएगा, और जीरो मंडे में ऐड करोगे तो मंडे रह जाएगा, ठीक है। ये एक आपका नोट है जो कि आपके पास नॉन लीप ईयर का होगा, तो आप इस बॉक्स को याद कर लें, ठीक है। क्या याद करना है आपने, जो भी डे आपका नॉन लीप ईयर का पहला दिन होता है, वही डे सेम का सेम आपका नॉन लीप ईयर का लास्ट डे होता है, आप इसको सीधा का सीधा याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसके लीप ईयर के, नॉन लीप ईयर के अंदर जो डेट होती है और यहाँ पर मंथ होता है, वो अगर सेम हम नेक्स्ट ईयर के अंदर चेक करें, विदाउट एनी लीप ईयर, विदाउट 29 फेब, तो हमेशा एक का इंक्रीमेंट आएगा, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल गया कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर देन द लीप ईयर। इट मीन वो कौन सा ईयर होगा आपके पास, नॉन लीप ईयर होगा, और उसका अगर यहाँ पे फर्स्ट डे संडे होगा तो ऑटोमेटिकली लास्ट डे भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका संडे होगा। इट मीन सेकंड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सर। अगर यहाँ पे लीप ईयर होता, फिर अगर लीप ईयर होता तो आपको लीप ईयर के लिए भी मैं एक लिखा देता हूँ, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे 2016 को मान लो यहाँ पे मंडे था, कौन से दिन को, 1 जनवरी को, मान लो ये वाला मंडे था, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर 31 दिसंबर पूछ ले जाए तो कैसे करेंगे, तो आपको पता चल गया 365 दिन क्रॉस होंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। नहीं पता चला तो अभी अभी मैंने बताया था 1 जनवरी 2017 को चेक करेंगे तो ये टोटल 366 दिन क्रॉस करेंगे। 366 के लिए टोटल आपका रिमाइंडर 2 आएगा, 2 ऐड करोगे मंडे के अंदर तो ये वाला दिन वेडनेसडे होगा, और ये वाला दिन इसके एक दिन पीछे वाला होगा ट्यूसडे। तो इस वाले पार्ट को भी आप याद रख लें, इसको भी बॉक्स बना के लिख लें, लीप ईयर। क्लियर है कहानी। मतलब अगर लीप ईयर का फर्स्ट डे और यहाँ पे लास्ट डेट देखें यहाँ पे उसी ईयर की, तो वो हमेशा हमारे पास एक का इंक्रीमेंट करेगा और उसके नेक्स्ट ईयर से हमेशा 2 का इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर है। आई होप आपको ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी ये एक डायरेक्शन का टॉपिक है, डायरेक्शन के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और आगे जाने से पहले मैं आपको एक दो बातें पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो सीरीज है ये 2019 से लेकर 2020 तक आपकी डिस्कस की जाएगी इस चैनल के अंदर, रीजनिंग की, और एक दो दिन के अंदर ये अपलोड हो जाएगी, सारे के सारे आपके सेट मिल जाएंगे, तो उन सभी को आप सीरीज वाइज देख सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, जैसे अगर आपने मैथ के सेशन देखे हैं तो वहां पर मैंने बताया था कि कुछ पेपरों के अंदर ना मैथ के क्वेश्चन जो है वो 16-16 पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और कुछ पेपर है मैथ के जिसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो याद रखना, जैसे मैथ के क्वेश्चन जिस सेट में ज्यादा होंगे उस सेट में रीजनिंग के क्वेश्चन उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2018 के अंदर तो रीजनिंग के सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही मुझे मिले हैं पेपर के अंदर, जो आपके मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, रीजनिंग का जो सेट आपके ये सीरियल बनेगा रीजनिंग के सेट के लिए, तो उसके अंदर थोड़े से क्वेश्चन आपके कम वाले भी क्वेश्चन बनेंगे, और जहां पे क्वेश्चन ज्यादा होंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसकी बात करें 2019 के अंदर, तो 2019 के अंदर टोटल आपके पास यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, टोटल आपके यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, ठीक है। 12 स्लाइड है, पहली स्लाइड तो हमारा होमवर्क के लिए हमारा होम पेज है, तो दूसरे आपके पास 11 के 11 आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो आगे जाके जैसे आपको दिखाऊंगा तो ये आपको पता चलता रहेगा कि आपको यहाँ पर कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं। काफी बच्चे ना ये डाउट बार बार दिमाग में रखते हैं, तो ये वेरी करता है, कभी फिक्स नहीं रहता। तो आप ध्यान में रखें कि 15 से 25 के बीच में मैथ रीजनिंग को मिलाकर आएगा, ठीक है। ये है कि इसके बीच में 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। 25 से ज्यादा नहीं होगा ये कंफर्म है, 15 से भी कम नहीं होगा ये भी कंफर्म है, ठीक है। 15-25 के आसपास मैथ रीजनिंग को मिलाकर किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको जरूर अपने दिमाग में रखें, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे डायरेक्शन टॉपिक के बारे में। देखो जब भी आपके पास डायरेक्शन का टॉपिक हो ना, इसको थोड़ा बेसिक से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो देखो, ए वॉक्स 10 मीटर, यहाँ पे मीटर लिखा होगा, मीटर्स इन फ्रंट। फ्रंट का मतलब काफी बच्चों को डाउट होता है, सर फ्रंट पता नहीं चला हमें। ध्यान रखना यहाँ पे फ्रंट के लिए अपने सिंपल सा फंडा समझो, आपके पास टोटल 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है। ऊपर वाले को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, और लेफ्ट वाले को डब्ल्यू, राइट वाले को ईस्ट। डब्ल्यू और ईस्ट में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इन दोनों को याद करने के लिए आपको वी दिमाग में रख लो। वी से पता चल जाएगा आपके पास कि डब्ल्यू हमेशा लेफ्ट में आएगा, ई हमेशा राइट में आएगा, इससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट, इसकी डायरेक्शन की बात करें साउथ ईस्ट, इसकी डायरेक्शन की बात करें क्या होगा साउथ वेस्ट, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे क्या होगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा पता होना यहाँ पे जरूरी है, क्लियर।
अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसके अंदर सर पता नहीं कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रंट कौन सा डायरेक्शन होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रंट नहीं गिवन ना, कोई डायरेक्शन नहीं गिवन, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर सकते हैं। चाहे वो साउथ ले लो, ईस्ट ले लो, वेस्ट ले लो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सर नॉर्थ ही लेना है, नो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे नॉर्थ से करवा रहा हूँ, बट आप घर पे जहां पे भी बैठे हो, आप साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी लगा के देखो, उत्तर सही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई पर्सन था, वो यहाँ पे फ्रंट गया, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में गया 10 मीटर। मैं नॉर्थ मान लेता हूँ फ्रंट, आप कोई और डायरेक्शन मार के करके देख लो। ठीक है, इधर को गया वो यहाँ पे 10 मीटर, उसके बाद उसने 10 मीटर यहाँ पे राइट टर्न लिया। अगर वो इधर को जा रहा है तो उसका राइट टर्न इधर को होगा। ठीक है, ये एरो से ध्यान रखना है लेफ्ट राइट का, तो इधर को जाएगा, तो उसने यहाँ पे 10 मीटर और कवर कर लिया। उसके बाद फिर उसने देन एवरी टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5 मीटर। उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट ऊपर को आएगा और 5 टर्न उसने मूव किए। ठीक है, उसके आगे बाद उसने फिर 15 मीटर यहाँ पे लेफ्ट टर्न करने के बाद ट्रेवल किया। ठीक है, अगर यहाँ से लेफ्ट लेगा तो 15 के लिए पहले 10 नंबर तो यही कवर करेगा, क्योंकि जितना गया था उतना वापिस आएगा। उसके बाद लेफ्ट आने के बाद इस पॉइंट से 5 नंबर आगे चला गया, क्योंकि ये 10 वापिस आएगा, 5 वापिस आएगा, तभी तो 15 होगा। और ऐसे ही फिर उसने एक और लेफ्ट लिया, जब वो इधर को जा रहा है तो लेफ्ट नीचे को होगा, नीचे को उसने फिर से 15 मीटर क्रॉस किया। ठीक है, तो देखो अगर नीचे को बात करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी आपके पास यही होगी 5 वाली, तो ये 5 कवर कर लिया। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपकी 10 होगी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो यहां से देखो यहां तक आते आते उसने टोटल का टोटल 15 मीटर भी कवर कर लिया, ये जो गिवन है। तो वो अभी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जो पर्सन था यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से चलना उसने शुरू किया था। उसने क्या पूछा हुआ है, हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। आपको पता चल गया यही डिस्टेंस होगा, ये वाला, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है कहानी? काफी अच्छा, आपका फ्री का नंबर ये पेपर के अंदर कई बार आ जाता है, तो इसको आपने कभी गलत नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात सारे बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, जो गलतियां कई बार हो जाती हैं वो आप नहीं करोगे। अगर पेपर के अंदर ये पूछ लेते कि बताओ स्टार्टिंग से वो फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जाना चाहता था तो किस डायरेक्शन को फॉलो करता, अगर मतलब वो सीधा का सीधा इधर को आना चाहता था, कौन सी डायरेक्शन फॉलो करता, फिर आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पे वेस्ट। अगर वो यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन से अपने घर की ओर जाता तो वो आपका उत्तर क्या हो जाता है, ईस्ट। काफी बच्चे इसमें कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, पूछा कुछ और होता है, उत्तर आप कुछ और लगा देते हो। ठीक है, ध्यान से इसका उत्तर करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसका आंसर था हमारा करेक्ट सी। आई होप आपको सारी कहानियां समझ आएंगी रीजनिंग की प्रॉपर्ली, जितना मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर हम आगे जाएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। सारा कुछ डिस्कशन में अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ पे कि जो आपके पास सिंगल लाइन होगी ना, सिंगल लाइन, इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रदर सिस्टर के रिलेशन के साथ रखेंगे। याद रखेंगे कि ये ब्रदर सिस्टर है। ठीक है, और ये सिंगल लाइन का आइकन, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा, अगर कहीं पे ऐसा आपको डब्बा दिखा मिले, इसका मतलब हम मेल याद रखेंगे, और कहीं पे सर्कल लिखा मिले, इसका मतलब हम यहाँ पे फीमेल याद रखेंगे। बस इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना सा पता होना जरूरी था। देखो ब्लड रिलेशन है तो हमें कम से कम तो 15-20 मिनट इसका बेसिक पढ़ने में लग जाएगा, तो मैं अभी उनके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको हम कवर कैसे करें, आप ध्यान रखो। यहाँ पे एम इज ए ब्रदर ऑफ एन, तो हमें पता चल गया जो m है वो ब्रदर है, इसका मतलब ये मेल है। ब्रदर किसका है, तो उसके लिए सिंगल लाइन किसके साथ, n के साथ। तो ये आपको पहली लाइन समझे कैसे रीड करनी है आपने। दूसरी लाइन रीड करके देखो, b इज ए ब्रदर ऑफ n, तो हमें पता चल गया b क्या है, मेल है, और ब्रदर किसका है, n का, तो n के साथ ही ब्रदर है, और मेल किसका, मेल आ जाएगा यहाँ पे b ऑटोमेटिकली, तो ये ऐसे बनेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड m इज ए ब्रदर ऑफ d, जो d है वो ब्रदर है किसका, m का। m ऑलरेडी मेल, तो डेफिनेशन तो यहाँ भी हो चुकी है, और ये ब्रदर है d का, तो सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग d लगा दें। अब देखो उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। उसने बोला n इज ए ब्रदर। भाई हाउ यू कैन से n इज ए, आपका ब्रदर ही हुआ, मे बी n इज ए सिस्टर, हाउ यू कैन डिसाइड ए जेंडर। ठीक है, तो हमें इसके बारे में नहीं पता, तो ये आपकी करेक्ट तो नहीं हो सकती, ये हमें पता चल गया, पहला ऑप्शन गया। देखो दूसरा भी n और n दे रखा है, ये भी ऑप्शन चला गया, बचा ही एक ऑप्शन आपके पास, ये यही इसका उत्तर होगा, चेक कर लो। m इज ए ब्रदर ऑफ b, इसका मतलब जो m है वो आपका ऑटोमेटिकली ब्रदर है। ये तो आपके बीच बीच बातों में दे रखा है। और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर सिंगल लाइन तो ब्रदर सिस्टर, बिल्कुल। देखो ये अगर इसका ब्रदर होगा, आगे ये इसका ब्रदर है, तो ये आपस में भी तो इनका रिलेशन होगा ब्रदर सिस्टर का। समझ आई ना बात। अगर ये हमारे पास n का यहाँ पर ये m ब्रदर है और n का ब्रदर b है, तो ये आपस में ब्रदर होंगे, तो ये आपस में रिलेशन बनाएंगे। इसके लिए मैंने पहले ही सिंगल लाइन यहाँ पे आपको बता दी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना अगर आपको नहीं समझ आया, वैसे तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग।
कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको सबसे पहले, अगर मान लो आपको एबीसी नहीं आपको याद है तो ठीक है, तो लिख लो उसको। याद का मतलब कैसे, एबीसी के ना नंबर्स होते हैं। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर एबीसी के विदाउट नंबरिंग भी हो जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एबीसी के नंबर ही काम आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे जाके 2018-17 के जो पेपर करवाऊंगा वहां पे आपको पता चल जाएगा कि नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे नंबर कौन सा पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको बोल दूं एस का, तो एस का नंबर 19 होता है, ठीक है। वैसे ही आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो 19 तो लास्ट में एस आएगा। ऐसे 12 12 को लास्ट में प्रेस करो, प्रोनाउंसिएशन करोगे तो लास्ट में एल आएगा, चेक कर लो 12, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे के सारे यहाँ पे वर्ड आपको याद होने चाहिए, जैसे G7 ग्रुप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। T20 आपको पता है सबको, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब के बारे में पता है, तो ऐसे आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद कर लो, अदरवाइज इसको लिख लेना है जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले लिख लो गैम्बल। गैम्बल को डिकोड करके उसने लिखा हुआ है FBLCKF, और यहाँ पे पूछा हुआ है फ्लावर। फ्लावर को डिकोड करके क्या बनाया जाएगा, आपको पता चल गया यार G से F है तो एक नंबर माइनस हो गया, ये एक नंबर क्या हो गया, प्लस हो गया, चेक कर लो। आगे अपने आप ही चेक कर लो, ये -1 है, ये आपका +1 है, अगर मैं यहां से जान जा रहा हूं, ठीक है। M से L चला गया तो आपके पास हो गया यहाँ पे -1, B से C चला गया +1, ये -1 +1 का लॉजिक है, तो यहाँ पे भी कर लो ये लॉजिक। अगर मैं F से यहाँ पे -1 करूंगा एक, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, E आएगा ऑटोमेटिकली, तो G वाले ऑप्शन तो हो गए गलत। आगे L है, L के अंदर अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, M आएगा। N हमारे पास एक नंबर माइनस करोगे N आएगा। W के अंदर एक नंबर ऐड करोगे X आएगा, तो X वाला ऑप्शन ये रहा, यहाँ पे T वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गया। वैसे आपने सारा चेक नहीं करना होता, आपको ये ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन से एलिमिनेटेड हो चुके हैं। हमें पता है यार EMN तो सेम है, DS भी सेम है, सिर्फ यही नंबर को चेक करना था। ये वाला नंबर आपका यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। -1 नहीं सॉरी +1 होगा, ठीक है। ये माइनस हो गया तो ये +1 हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, यहाँ पे X आएगा, इट मीन ये आपका सही है, ये ऑप्शन गलत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक और हमारे पास यहाँ पे ये वाला। इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है आपके पास, ये वाला टॉपिक है, ये आपके पास वर्बल रीजनिंग से पूछे जाने वाला टॉपिक है। एक आपकी वर्बल रीजनिंग होती है, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, तो दोनों की दोनों रीजनिंग आपकी इस पेपर में आती है, तो इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक में पक्का आएगा ही आएगा, ये फिक्स नहीं होता, हर बार पैटर्न इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब याद रखना, रीजनिंग के अंदर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट, ठीक है। तो आपको पता है यार, फ्रेंडशिप का मतलब, इंटीमेसी का मतलब, अटैचमेंट और एमिनिटी, इसका मतलब वो सबका आपका क्या पता होना चाहिए, इनका वोकैब पता होना चाहिए, इनके वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, तभी तो बताओगे ना ऑड वन कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट आपके 3 है, ये तीनों के तीनों सिनोनियम के यूज से होते हैं। सिनोनियम समझते हैं, एक दूसरे का सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंडशिप का मतलब ये अटैचमेंट से बोल सकते हैं, आप इंटीमेसी का भी बोल सकते हैं। एनिमिटी का मतलब एक आपका फ्रेंडशिप का ओपोजिट हो जाएगा, इसको हम दुश्मन बोल देंगे, ठीक है। इसको आप याद रख लेना एनिमी से। एनिमी से याद रख सकते हैं कि आपका जो दुश्मन है, जो आपका विरोध करेगा, जिससे अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप देखो ये टॉपिक है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है इसके आगे वाला वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे वाला वर्ड बताना था क्या आएगा, तो आप एक बार इसको खुद ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके, आराम से उत्तर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे बी से हमारे पास ई चला गया, बी से ई चला गया तो भाई 3 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया, और ई से हमारे पास एच चला गया तो ऑटोमेटिकली फिर 3 नंबर इंक्रीमेंट हो गया। एच से मेरे पास के चला गया तो ऑटोमेटिकली फिर से 3 नंबर, और यहाँ पर के से भी आगे 3 नंबर ऐड ही होगा। जब 3-3 की सीरीज चल रही है तो के के अंदर अगर मैं 3 नंबर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 14th नंबर आएगा, और 14th होता है मेरे पास एन नंबर, इट मीन एन आएगा। ओ वाले ऑप्शन गलत। आगे सारा ऑप्शन चेक करने की बजाय ओ को चेक की मत करो, क्योंकि ये तो सेम ही है। आप सिर्फ इसको चेक करो कि एम आएगा एल आएगा। तो थर्ड नंबर को चेक करेंगे, थर्ड देखो वाई से बी चला गया तो 3 नंबर माइनस हो गया, बी से आपके पास एस चला गया 3 नंबर माइनस, एस से पी चला गया 3 नंबर माइनस, पी से आगे 3 नंबर अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, इट मीन फर्स्ट ऑप्शन आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसे थोड़ी स्मार्ट अप्रोच करनी है आपने इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आए तो आप दोबारा से इसी को देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में, ठीक है। और इस क्वेश्चन की बात करें, ये टॉपिक आपका देखो, ये वाले जो टॉपिक होते हैं ना कि इसका रिलेशन क्या होगा, ये भी का कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। काफी बच्चे इसके ऊपर पहुंचते नहीं है, वो अल्फाबेट कोडिंग करके खत्म कर लेते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल डिकोडिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसके रिलेशन जो होते हैं वो आप पेपर में देकर आराम से कवर कर लेते हैं, कई बार आपको इनके रिलेशन नहीं मिलते। तो माय पर्सनल सजेशन कि अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया
1 मिनट के अंदर अंदर आपका दिमाग चला कि यार ये क्वेश्चन ये उत्तर बना रहा है, ये रिलेशन है, तो आपको पता चल गया, उत्तर मार्क करके आगे निकल जाओगे। अगर 1 मिनट में इसका उत्तर नहीं आया इस टाइप के क्वेश्चनों का, तो इसको स्किप करके बाकी पेपर को स्टार्ट कर दोगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आप बाकी पेपर कर लिया, अगर लास्ट में टाइम बचा तो आप दोबारा इसके ऊपर आके जितना मर्जी टाइम लगा सकते हैं, पहले नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं सॉल्व होते, ठीक है। एक्चुअली में इनको ऐड करो, देखो 5 एंड 4 9, 9 एंड 7 एंड 2 18, 18 आ गया। 18 को फिर से ऐड कर दो आपस में, 9 आ गया। तो ये आपका 9 का 9 लॉजिक दे रखे हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल सम, ठीक है। अगर आपने कभी मैथ के अंदर डिजिटल सम के बारे में पढ़ा होगा तो उसका एक ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऐसे देखो 6 और ये 3, 6 और 3 9, 9 और 4 और 2, इनको सबको ऐड कर लो यहाँ पे 15, 15 को फिर से ऐड कर लो आपस में, कितना आएगा 6, तो आपका 6 ये आएगा। ऐसे इनको ऐड करके देखो यहाँ पे 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, यहाँ पर ऐड करके देखो ये आपके पास कितना आ जाएगा 20, और 20 को आपस में ऐड करोगे 2 आएगा। इसका मतलब ये आपका ए ऑप्शन उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर, इसका देखो काफी बच्चों से इसका रिलेशन नहीं फाउंड होगा। मैंने अभी अभी जो बात बताई थी उसको दिमाग में फिट करो, वीडियो को पॉज करो 1 मिनट के लिए, एक बार इसको खुद ट्राई करके देखो आपको उत्तर आ रहा है इसका, समझ आया। और वीडियो को पॉज करके करना क्योंकि मैं अभी इसका उत्तर बता दूंगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना पेपर में आएगा तो काफी बच्चे इसमें फंस जाएंगे। मैं आपको रिलेशन बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले देखो 2 और 3 है, 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 6, फिर 3 और यहाँ पे नहीं सॉरी, फिर 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। इन दोनों को ऐड करके 14 आ जाएगा। तो ये तो रिलेशन बन रहा है, क्या ये रिलेशन यहाँ पे बनेगा, चेक कर लो। 3 इंटू 4 करोगे 12, और 3 इंटू 6 करोगे 18, इनको ऐड करने के बाद तो यार 30 बना, और 30 यहाँ पे 60 कैसे बनाएगा फिर, सर 60 बनाया जा सकता है अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। और यहाँ पर फिर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सर यहाँ पे भी एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 और आगे 3, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। वो सीरीज का पार्ट है। अगर यहाँ पे एक आया तो कुछ ना कुछ एक का लॉजिक है, यहाँ पे 2 आया तो 2 का लॉजिक है, नहीं तो इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। बट आगे चेक करो, पहले थर्ड ऑप्शन में आओ, थर्ड को चेक करके देखें। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे 4 इंटू 5 करेंगे, पहले इन दोनों को प्रोडक्ट फिर इन दोनों को प्रोडक्ट, कितना आएगा यहाँ पे 4 इंटू 7, ये आपके पास ऐड करोगे तो एक को ऐड करने के बाद कितना आ गया आपके पास 48। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगी, उत्तर आएगा, ये तो पता चल गया आपको। 48 को अगर आप 1 से 2 से 3 से कहीं से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 48 का मल्टीपल आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर था, ठीक है। अगर ये 1 2 का रिलेशन नहीं पता चला तो, बट मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो ये रिलेशन चेक करो, ये 1 कहां से आया था, 1 आया था इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस कितना है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। 4 और 6 का डिफरेंस कितना है आपके पास, वो यहाँ पे लिखा रहेगा। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है आपके पास यहाँ पर, वो यहाँ पे लिखा रहेगा, कितना आएगा 2। इनको मल्टीप्लाई करके आपका उत्तर क्या आएगा यहाँ पे 96 आएगा। क्लियर होगी कहानी, आई होप सबको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि यार ये क्वेश्चन कई बार पेपर में नहीं समझ आते ना, तो थोड़ा सा इसको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और बाद में टाइम बचा तो आप टाइम लगा सकते हैं। बट ये सीरीज वाला क्वेश्चन मत छोड़ना, ये आपके सीएपीएफ एग्जाम में इजी आता है, बट बैंक लेवल में थोड़ा अच्छा लेवल का पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो सिंपल है, आप इसको पहले एक बार खुद अंडरस्टैंड करके देखो कैसे होगा। चलो इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो सबसे पहले देखो इनका जो गैप है ना, गैप गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर गैप बहुत बड़ा बड़ा गैप आएगा ना तो आंसर हमेशा मल्टीप्लाई से आता है। यहाँ पे गैप छोटा है तो मैं इनका गैप ही ले लेता हूँ। तो इन दोनों का गैप देखा मैंने, यहाँ पे लिख लिया 8, इन दोनों का गैप देखा यहाँ पे आया 8, इन दोनों का गैप देखा यहाँ पे आया 16, इन दोनों का गैप चेक किया यहाँ पे आया 16, इन दोनों का गैप किया कितना आएगा 24, यहाँ पे देखा 8 8 और 16 16 आ रहा है, आगे कितना आएगा 24। तो यहाँ पे आगे वाला गैप भी आपका 24 के साथ आएगा, 24 ऐड कर दोगे तो ये आपका 97 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है कहानी, आई होप सबको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसके अंदर मिसिंग नंबर बताना है आपने। तो यहाँ पर सिंपल देखो, यहाँ पर एक का रिलेशन 4 के साथ क्या बन रहा है, आपको दिख रहा है कि आपका मल्टीपल बाय 4 है, ठीक है। अब ये मैंने डायरेक्ट तो फाइंड कर लिया, पर बाकियों के अंदर भी फाइंड करना पड़ेगा। अब ये फाइंड क्यों किया मैंने, इसके ऊपर थोड़ा जिक्र करते हैं, ठीक है। देखो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम करोगे ना क्वेश्चन को, तो या तो आपका रिलेशन ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर हमेशा रिलेशन ऑपोजिट का ही होता है। अगर मैं बात करूं सीएपीएफ के एग्जाम या एफकेट के एग्जाम के बारे में, या फिर एसएससी के बारे में, ठीक है। क्योंकि इससे कुछ ज्यादा लेवल बनाया नहीं जा सकता इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनका दोनों का रिलेशन लगा के यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। पहला रिलेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा इसके ऑपोजिट वाला। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे अगर मैं क्लॉकवाइज चलाऊंगा 1
1 आ गया, फिर 2 आ गया, या 2 के बाद 12 आ गया। हाँ, कुछ बच्चे सोचेंगे सर मैं 1 को यहाँ पे लिख लूंगा, 2 को यहाँ पे लिख लूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलोगे, आगे देखो आपके पास यहाँ पर जैसे आगे चलाओगे, आगे क्या आएगा, यहाँ पे 4 और 8 आएगा। तो सर यहाँ पे भी वही लिखेंगे, 4 को पहले लिख लेंगे, 8 को बाद में, तो 48 आपका उत्तर है। ये जो रिलेशन है ये आपका काफी हद तक सही है, बट हमेशा ये जो मैंने अभी लॉजिक बताया है वो पेपर में आपका सुटेबल नहीं हो पाएगा, आप उसको फिक्स नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन भी बनाने पड़ेंगे। हमें क्लॉकवाइज तो ये रिलेशन पता चल गया, बट काफी बच्चे नहीं सोच पाएंगे। तो इसको कैसे सोचना है, आप सिंपल देखो, 1 का मल्टीपल कितना है ये, और यहाँ पे 2 का मल्टीपल कितना है, और ऐसे 12 का मल्टीपल चेक कर लो, क्या ये आपका मल्टीपल 4 होगा। अगर भाई इसका मल्टीपल यहाँ पे 4 है, इसका मल्टीपल यहाँ पे 4 है, तो इसका भी मल्टीपल यहाँ पे 4 होगा, तो इसका मतलब ये उत्तर आपका सही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने कंफर्मेशन की इस क्वेश्चन की। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ये 78 नंबर क्वेश्चन है पेपर के अंदर में से। देर आर द 5 स्टूडेंट सचिन, कुणाल, मोहित, अमित एंड सोहन। सचिन इज शॉर्टर देन कुणाल। जैसे जैसे बोला जाएगा हम लिखते जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम सचिन, सचिन जो है शॉर्टर है कुणाल से, मतलब कुणाल इससे बड़ा होगा। बट बट ऑलरेडी यहाँ पे टॉलर आएगा, टॉलर देन सोहन। जो आपके पास सचिन है वो टॉलर से है, किससे, सोहन से, मतलब सोहन कहीं ना कहीं नीचे बैठा होगा। आगे देखो, मोहित इज अ टॉलेस्ट पर्सन। जो मोहित है वो सबसे बड़ा यहाँ पे टॉलेस्ट है, ये हमें बता दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 नंबर बिठाऊं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब जो मोहित है वो तो सबसे टॉप में बैठेगा, ये कंफर्म है। और ये तीनों के तीनों कहीं पे भी आ सकते हैं नीचे, ठीक है। अमित इज द लिटिल शॉर्टर देन कुणाल। मतलब जो कुणाल है उससे छोटा है अमित। अमित अगर छोटा, थोड़ा सा छोटा है, तो क्या पता यहाँ पे बैठे इसके बीच में, क्या पता यहाँ पे बैठे, क्या पता यहाँ पे बैठे, वी कैन नॉट डिसाइड, तो हम इसको फिल नहीं करेंगे। बट आगे देखो, लिटर टॉलर देन सचिन, सचिन से थोड़ा सा बड़ा है, डेफिनेटली अमित यहाँ पे बैठा होगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो आएगा कुणाल आएगा, और यहाँ पे बैठा होगा अमित, क्योंकि कुणाल से थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पे सचिन से थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पर आपके पास नीचे क्या आएगा, सोहन आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सचिन लिखा है, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो उसने क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उसने हाइट पूछा हुआ है कि थर्ड के ऊपर कौन सा आएगा, थर्ड के ऊपर अमित आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का उत्तर सही है, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट स्लाइड आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, उसके अंदर बाकी क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं।